नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव और आइए आज विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आपको लेकर आया हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं, किन किन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की संभावना सबसे ज्यादा है और कितनी सीटें चिराग पासवान को मिल सकती है, आज एक बार फिर से इसी आंकड़े को आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं वो भी अपने अपने चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी और वो अपने उम्मीदवार कहां कहां उतार सकते हैं, कहां कहां उनके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। इन सभी आंकड़ों को लेकर आपके सामने पेश हूं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और चिराग पासवान कौन कौन से उम्मीदवार को कौन कौन से विधानसभा सीटों से उतार सकते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब की बार चिराग पासवान 2020 की तरह एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनके मात्र एक विधायक जीतने में कामयाब हुए थे। तो अब पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। एकला चलो के नारे पर पार्टी आगे चल रही थी और अब पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, जहां पे विधानसभा में चिराग पासवान की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है। और इस बात के लिए चिराग पासवान बार बार हर मीडिया में जब भी मीडिया में उनकी खबरें आती है, चाहे इंटरव्यू होते हैं या फिर किसी बड़े चैनल पर वो जाते हैं, तो वहां पे अपनी बात इस चीज को स्वीकार करते हैं कि 2020 के चुनाव में कुछ गलतियां उनसे हुई थी, लेकिन समस्या कुछ ऐसी थी, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से चिराग पासवान को ऐसा करना पड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार के हारने के पीछे का जो कारण है वो चिराग पासवान को ही माना जाता है। लेकिन जब एबीपी न्यूज पर वो गए थे और वहां पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां उन्होंने कहा था कि देखिए, स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे अकेले लड़ना था, क्योंकि हमारी पार्टी को बीजेपी के अंदर इग्नोर किया जा रहा था, हमारे पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। और उसके बाद अचानक उनके पिता का निधन हुआ, जिसके वजह से पार्टी को महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा और पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो उनका बड़ा फैसला था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रभावित करने के लिए काफी था। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गई थी। लेकिन अब चिराग पासवान ने कहा है कि अब पार्टी एकजुट है, यानी कि 5 दलों का एक मजबूत गठबंधन के साथ है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इस ओर इशारा तो कर दिया है कि पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और 5 दल मिलकर अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान को किन किन सीटों का फायदा हो सकता है, किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, ये काफी दिलचस्प खबर है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जिन जिन विधानसभा चुनावों में जिन जिन उम्मीदवारों को जहां जहां उतारना है, ऐसी कुछ संभावनाएं आ रही है कि यहाँ ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। अगर बता दें तो सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी जहां लोजपा रामविलास का परंपरागत वोट बैंक मजबूत रहा है। यानी इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो समस्तीपुर, हाजीपुर, खगड़िया के अलावा जमुई, मुंगेर, वैशाली, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जिलों की सीटें शामिल हो सकती हैं। ये सूत्रों की खबर है। उसके अलावा अगर विशेष रूप से बात करें तो जमुई, हवेली, खड़गपुर और अलौली जैसी सीटों पर चिराग पासवान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा लौकहा, साहेबपुर, कमाल, रोसड़ा और मोहिदीनगर जैसी सीटों पर भी लोजपा रामविलास अपनी रणनीति को अमली जमा पहना सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी और जदयू के साथ गठबंधन में होने के बावजूद चिराग पासवान के रुख को लेकर संशय हालांकि अभी भी बना हुआ है, लेकिन बार बार वो स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि अब की बार पार्टी किसी भी संभावनाओं से इनकार कर रही है और पार्टी मजबूती के साथ गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी मुख्य रूप से पासवान और दलित वोट पर फोकस करती है। बिहार में लगभग 16% दलित वोटर हैं, जिनमें से पासवान समाज की संख्या अच्छी खासी यानी 6% तक मानी जाती है। ऐसे में लोजपा रामविलास उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है जहां यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अब एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं और 2024 के चुनाव में उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि अब चिराग पासवान को जो पार्टियां कमजोर आंकेगी उसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो वह कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं और बिहार की राजनीति में कितनी मजबूती से उभरेंगे, ये अभी सस्पेंस में बना हुआ है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने इन जहां जहां अपने विधानसभा क्षेत्रों को चुन सकते हैं, अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं, इन सीटों को प्रमुखता से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ
चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अब की बार के चुनाव में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि 2030 का जो उनका राह है, जो उनका रास्ता है, वो आसान हो जाए। यानी चिराग पासवान 2030 के लिए पूरी तरह से अभी तैयारी करना चाहते हैं, ताकि अगर अभी से विधानसभा में उनकी स्थिति मजबूत हो जाए तो आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चिराग पासवान सीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि जब उनसे ये बात पूछा भी गया था कि क्या चिराग पासवान अपने दिल पर पत्थर रखकर और ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, गठबंधन धर्म है और गठबंधन धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिस भावनाओं को छुपाना पड़ता है और जिसके लिए दिल पर कभी कभी पत्थर भी रखना पड़ता है। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया, उनके बातों से उनकी भावनाओं से यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की चाह तो उनको भी है, लेकिन गठबंधन के कहीं ना कहीं धर्म को निभाते हुए और विधानसभा में अपनी स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान ये नहीं चाह रहे हैं और ये डिमांड नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया तो पार्टी अकेले पड़ सकती है, एनडीए गठबंधन से बाहर भी हो सकती है, यानी कि विधानसभा में उनकी स्थिति बिल्कुल शून्य के बराबर है। इसके वजह से चिराग पासवान अभी चाह रहे हैं कि कम से कम विधानसभा में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। अगर उनके पास 10 से 12 या फिर 15 विधायक हो जाए तो किसी भी पार्टी का रुख बदलने के लिए, सरकार बनाने और सरकार गिराने का जो मादा है वो चिराग पासवान के पास आ सकता है। तो इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद ये तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान बहुत ही जल्द इसकी घोषणा करेंगे और अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी वो करेंगे। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, सूत्रों की माने तो सीटों का बंटवारा अगस्त या सितंबर के महीने में हो सकता है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में चुनाव भी हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इसमें अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं करता है, जब तक बीजेपी सीटों का ऐलान नहीं करती है, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करती हो कि वो किस गठबंधन को, किस अलायंस को कितना सीट दे रही है, तब तक कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। लेकिन संभावनाएं हैं, राजनीति में संभावनाओं के बल पर बहुत कुछ हो जाता है, तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, और इसके अलावा क्या लगता है कि चिराग पासवान को अपने उम्मीदवारों में कितनी महिलाओं को शामिल करना चाहिए, कितने अति पिछड़े समाज के उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए, कितने जनरल कोटा से उनको शामिल करना चाहिए? इन तमाम समीकरणों को आप किस तरह से समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान कौन सी जाति के कितने उम्मीदवार उतार सकते हैं, यह भी काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि चिराग पासवान इन सभी जातियों के समीकरणों को किस तरह से साधेंगे, कितने जातियों को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि जहां जहां चिराग पासवान ने अपने विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव किया है या फिर करने वाले हैं, वहां पे दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, महादलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, निषादों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी कि 16% जो दलित महादलित की जो संख्या है, उसमें 6% जो है वो पासवानों की संख्या है। तो इन सभी समीकरणों को कैसे साधेंगे और अपने कौन कौन से उम्मीदवार को उतारेंगे, ये काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लड़ाई अब की बार काफी गंभीर है। महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है, एनडीए भी पूरी तरह से तैयार है। और अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको देखते हुए कन्हैया कुमार ने अकेले कैंपेन करने का जो बड़ा फैसला किया है, उससे भी पार्टी काफी ज्यादा संकोचित है, प्रभावित है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के आ जाने से, जनसुराज के आ जाने से एनडीए की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बात को चिराग पासवान भी मानते हैं कि युवाओं के आने से अब की बार की जो प्रतिद्वंदिता है वो काफी बढ़ने वाली है, काफी एक्साइटमेंट और होने वाली है। और चिराग पासवान इस बात से खुश भी हैं। उनका कहना भी है कि जितने लोग आएंगे, जितने युवा आएंगे, उसमें सबसे बेस्ट कौन होता है, अपने आप को बेस्ट साबित करना, ये कहीं ना कहीं सबसे चुनावी मुद्दा है और काफी चुनौती भरा है। तो इससे कौन किससे कैसे निकलता है, ये काफी दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।